हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो भी ABVMU के कैंडिडेट्स हैं जो कि BSc नर्सिंग का एग्जाम अभी देने वाले हैं, वो इस लेक्चर को है जो प्लीज़ एंड तक देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा उसमें जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिजिक्स के, उसमें मैं ये मानता हूँ कि उसमें जो 90% क्वेश्चन होंगे वो आपके जो हैं क्या बोलते हैं, जो आपके 90% क्वेश्चंस हैं या 80 to 90% क्वेश्चंस आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल जो है काफ़ी ज़्यादा कम आएंगे, तो न्यूमेरिकल पे अगर आप फोकस नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा पूछे भी नहीं जाने वाले, और अगर न्यूमेरिकल पूछा भी जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि मतलब जो अभी तक जिसने भी जो है फिजिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, ये लेक्चर को देखने से पहले जो है फिजिक्स का क्लास 11 का जो वन शॉट लेक्चर मैंने बना रखा है वो आप सभी लोग देख लेना। और मैंने यूनिट्स और जो डायमेंशन वाला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो है कवर की, क्योंकि उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाली वीडियो देख लेना आप, और जो क्लास 11 की वन शॉट वाली वीडियो। ठीक है, तो ये जो दोनों वीडियो या आप प्लीज देख लेना, उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको क्या है वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना है, और लिखने वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इजीली आराम से वहां पर क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहां से आपके मतलब जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं वही क्वेश्चंस हम टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, और इससे क्या है आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी भी बढ़ेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो जो लेक्चर है वो जो उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो वो आप जरूर जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इज अ प्रॉपर मैच। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर है, कैपेसिटेंस की हेनरी। तो इनमें से बताने की भाई करेक्ट मैच कौन सा है, तो करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वेबर होती है। ठीक है, और कैपेसिटेंस की क्या होती है, हेनरी नहीं होती बल्कि क्या होती है, फराड होती है। इंपल्स की क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है। पावर की क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, तो जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर देखोगे ना तो आपको सारी वहां से पता चल जाएंगी, उनको थोड़ा जो है आप याद कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि एक सेकंड कितने के बराबर होता है, 9192631770 पीरियड्स ऑफ सीशियम क्लॉक। ये पूछा जा सकता है, वैसे ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक यार्ड कितने मीटर के बराबर होता है। ऐसा यूनिट पूछा है, तो ऐसा यूनिट जो लेंथ की होती है क्या होती है, मीटर होती है। तो एक यार्ड में जो है 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है, यार्ड को हिंदी में गज भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो आप ये बोलते हो कि हमारा जो है 100 गज का प्लॉट है, इस तरीके से। तो यार्ड को क्या हम बोलते हैं, गज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिको फराड इज इक्वल टू। ठीक है, ये जब जो आपके मतलब क्या बोलते हैं हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, जैसे आपका पीको हो गया, नैनो हो गया, ठीक है, डेसी हो गया, सेंटी हो गया, ये जो सारे आपके प्रीफिक्स हैं इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया, वो भी आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और HNBU का जो पेपर हुआ था नर्सिंग का, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें नैनोमीटर पूछा गया था कि नैनोमीटर जो है कितने के बराबर होता है। तो 1 पिको फराड का मतलब क्या होता है, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, तो जब पिको लग जाएगा फराड के आगे तो इसका मतलब है कि वो कितने के बराबर, 10⁻12 फराड के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर का यूनिट है। टॉर जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, बार होती है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जूल सेकंड काय की यूनिट है, तो जूल सेकंड जो है एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, भाई जूल सेकंड काय की यूनिट है एंगुलर मोमेंटम की। ओके, क्योंकि टॉर्क आप सभी को पता है क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, यानी कि न्यूटन मीटर हो गया। एनर्जी की आप सभी को पता है जूल होती है, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, या जूल पर सेकंड होती है। ठीक है, और जूल सेकंड काय की हो जाएगी फिर एंगुलर मोमेंटम की। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो देखो भाई टेम्परेचर जो है, जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला लेक्चर देख लोगे ना तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है भाई क्या है, एक बेस यूनिट है, वो किसी से डिराइव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या हो जाएगा, नन ऑफ द
अबव, ये नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के बेस यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट नहीं है, तो वो किसी से जो है डिराइव नहीं की जा सकती। फिर है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये वाला क्वेश्चन जो है एचएनबीयू के बीएससी नर्सिंग में पूछा गया, यानी कि जो उत्तराखंड का जो पेपर हुआ था बीएससी नर्सिंग का, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज आया था कि यूनिट क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी हमेशा ध्यान रखना मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो एरिया लेंथ से चेंज नहीं होती, ये चीज भी ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो वो होती है यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन वहां पूछा गया था पेपर में उसमें ओम सेंटीमीटर दे रखी थी, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर या ओम मिलीमीटर भी बोल सकते हो, लेंथ की कोई भी यूनिट हो सकती है। तो ओम के साथ अगर आप लेंथ की कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी की यूनिट बन जाएगी। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये भी क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा गया था कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला एम्पेयर मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन में अगर एम्पेयर सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्पेयर मिलीमीटर स्क्वायर वो भी दिया जा सकता है, तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा यूनिट नहीं पूछी, जब ऐसा ही बोला जाएगा ना तब ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी एम्पेयर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर जो है लेंथ की ऐसा यूनिट है, तो उस केस में ऐसा यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगी। अगर खाली बोला जाता है कि यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, और आपको ऑप्शन में क्या है एम्पेयर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है या एम्पेयर मिलीमीटर स्क्वायर दिया, तो वो भी यूनिट बन जाएगी, ओके। फिर डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू, तो किस किस काम आता है, टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिस्टम टू अनदर, ठीक है। एक यूनिट को दूसरे में अगर कन्वर्ट करना है तब हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। डिड्यूस रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, रिलेशंस निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे कि आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, एक रिलेशन होता है T इक्वल टू 2π√L/G, तो वो इसकी मदद से जो है हम लोग निकालते हैं। फिर है चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, तो अगर किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को प्रूव करना है या चेक करना है तो उसमें भी काम आता है। तो ये तीनों ही फंक्शंस होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है भाई, तो प्रेशर की डायमेंशन बतानी है आपको, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है बेसिकली, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसमें जो जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से बताना है आपको। तो पहला जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो आएगा एम फिर एल की पावर -1 और टी की पावर -2, इस तरीके से आएगा। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब आप निकालोगे तो उसका भी एज इट इज सेम आएगा, तो दोनों की डायमेंशन जो होगी सेम हो जाएंगे। और डायमेंशंस कैलकुलेट करना मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले लेक्चर में बताया है, तो वो प्लीज ध्यान से देख लेना, ठीक है। पूरा लेक्चर एंड तक देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट कि भाई डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है फिर आप अपने आप जो है खुद से सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट है विच इज डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस क्या कौन सी क्वांटिटी है इसमें से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन जो है क्या है, डायमेंशनलेस है। ये तो एनर्जी अपॉन वर्क, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है। नहीं, ये जो आंसर ये गलत दे रखा है, ठीक है। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि एनर्जी अपॉन वर्क होगा, क्योंकि भाई देखो एनर्जी की यूनिट जूल होती है और वर्क की यूनिट जूल होती है। अगर किसी भी दो यूनिट्स को या दो फिजिकल क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दो जिनकी यूनिट सेम है, तो वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन वर्क जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इसका आंसर नहीं है, ओके। अब इसमें पूछा है टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी, तो टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि न्यूटन मीटर, और न्यूटन की क्या होती है MLT-2, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ML2T-2 बन जाएगा। आगे बस समझ में। फिर नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ एनर्जी, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, तो डायमेंशनल कांस्टेंट इसमें से कौन सा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोबिलिटी की पूछी गई है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो होती है, ठीक है। तो मोबिलिटी की जो डायमेंशन हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी, m-1t² और फिर ए यानी कि एम्पेयर, ओके। मोबिलिटी का भी जो फॉर्मूला वगैरह है वो मैंने आपके क्लास 12 के वन शॉट वाले लेक्चर में बता रखा है, तो आप वहां से देख लेना, वरना 11th वाले जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर है उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एरर्स के बारे में आप छोड़ सकते हैं, एरर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हमारा पहला चैप्टर हो गया यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो पहला क्वेश्चन इसका बहुत ही कंसेप्चुअल है।
A body is moving along a straight line path with constant velocity. At an instant of time, the distance traveled by it is s and its displacement is t. Then, ठीक है, अगर कोई भी जो है, आप मान सकते हो गाड़ी चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो किसी भी एक टाइम पर हमने रिकॉर्ड करा कि भाई उसका जो डिस्टेंस s था और डिस्प्लेसमेंट d थी, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है. ठीक है, अब इसने बोला कि भाई वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है. ओके, तो इसने क्या, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होती है दो पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है. आगे बात समझ में. अब भाई इसने ये बोला है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका मतलब है अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, यानी कि आपने कहीं पर भी मोड़ नहीं लिया, सीधा सीधा बिल्कुल जा रहे हो. क्यों? क्योंकि जब भी आप कभी मोड़ लोगे, यानी कि मुड़ोगे कहीं पर भी अपनी गाड़ी को लेकर, तो वहां पर एक्सेलरेशन आता है. क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है. ठीक है, वेलोसिटी क्या आपको थोड़ी कम करनी पड़ती है, कम हो जाती है. जब हम टर्न लेते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी गाड़ी की, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन आएगा. लेकिन इसने क्या बोला, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है. कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब गाड़ी बिल्कुल सीधे चल रही है, और अगर सीधे चल रही है तो उस केस में जो है आपका जितना डिस्टेंस हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो कैपिटल डी जो है कैपिटल एस के बराबर हो गया. काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल हैज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. ठीक है, तो एक कोई भी पार्टिकल है, उसकी लोकेशन चेंज कर दी, ए से बी पर पहुंचा दिया हमने, तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हैं. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब देखो, अगर कभी भी लोकेशन चेंज हो रही है तो डिस्टेंस तो कभी जीरो होगा ही नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना. डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, और अगर लोकेशन चेंज नहीं भी हो रही, जैसे आप ए से बी लेकर गए और बी से ए लेकर गए, तब भी डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस केस में जीरो हो सकता है अगर आप फाइनल पोजीशन पे गए और उसके बाद फाइनल से फिर इनिशियल पर आ गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. लेकिन इसने बोला कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई है, यानी कि ए से बी की तरफ चले गए, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा. तो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर कैन बी जीरो. ठीक है, फिर नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप डिस्टेंस के बारे में क्या कह सकते हो, तो भाई हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो ये याद रखना कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का जीरो है तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज. न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या फिर उससे कम होगी. डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती. तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू और लेस देन 1. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या तो उसके बराबर होगा डिस्टेंस के या फिर उससे छोटा होगा. आगे बस समझ में. फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम. तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है. क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टिकल गया, या मान लो आप सर्कुलर मोशन के केस में देखो कि जहां से आप चले और सर्कल में घूम के वहीं पर वापस आ गए कुछ टाइम बाद, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा उस सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी कि 2πr. ओके, फिर नेक्स्ट है इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ही होगा. तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट 100% जो है वो जीरो होगा. ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल का मोशन होता है कि एक ही एक्सिस में आपका मोशन हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. अगर कोई मोशन एकदम स्ट्रेट हो रहा है, एक ही लाइन में जो मोशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, इट्स स्पीड. तो अगर देखो डिस्टेंस जो है टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है उसकी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी. आगे बात समझ में. अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है. ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू. तो स्लोप जो होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा. ठीक है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसकी बिल्कुल क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और उस केस में जो है स्लोप क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज। तो आप देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पूछा था वैसे वेलोसिटी और स्पीड का पूछ लिया। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो रेशियो होगा या तो 1 हो सकता है या फिर उससे कम होगा। ठीक है, तो वैसे ही है जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है आपका डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी या तो एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है या फिर एवरेज स्पीड से कम होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो नेचर कैसे पता लगता है हमें किसी भी पार्टिकल के पाथ का, तो किस दोनों दो चीज से पता लगता है, एक उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। तो एक्सेलरेशन हम किससे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से। क्यों, क्योंकि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो स्लोप आएगा dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का कब चेंज होता है, जब स्पीड जो है बॉडी की चेंज होती है। आगे बात समझ में, तो ये जो चीज है वो आप ध्यान रखना। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, हाँ तो स्पीड जो है वो चेंज होती है। फिर द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो अंदर का एरिया होता है वो आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके अंदर का मतलब जब आप देखते हो कि जो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर के एरिया का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो देखो टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि टाइम तो बढ़ता रहेगा जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी। वेलोसिटी भी नहीं कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी कि पहले ही वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज है, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ ना कुछ चेंज आ चुका ऑलरेडी, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी आपका बढ़ता रहेगा। फिर तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इज। तो वेलोसिटी टाइम कर्व यानी कि वेलोसिटी टाइम का आप जब आप ग्राफ बनाओगे और किसी बॉडी को आपने ऊपर फेंका है तो वो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हो गया आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी बॉडी की, तो उस केस में क्या आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी ग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, इसको कुछ नहीं करना है बस दो, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं। दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई क्या है, 40 मीटर है, और वो एक दूसरे की तरफ से आ रही है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक लेफ्ट से एक राइट से। ठीक है, विद इक्वल वेलोसिटी दे रखी है। तो देखो जब दो ट्रेनें या दो बस या दो गाड़ियां जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं तो उस केस में जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों ऐड हो जाती हैं। आ गई बात समझ में। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तब उनकी जो वेलोसिटी है वो आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अब आप इसको निकालोगे कैसे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी कि 40 और 40 यानी कि दोनों कितना हो गया 80 अपॉन 20 और 20 आपका जो वेलोसिटी है कितना हो जाएगा 80 अपॉन 40, 2 सेकंड हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और फिर नेक्स्ट है अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। एक बॉडी है या कोई चीज ऑब्जेक्ट है उसको हमने ऊपर हवा में फेंका और वो अपनी मैक्सिमम हाइट की आधी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, यानी कि अगर मान लो उसको 100 मीटर तक ऊपर जाना था तो 50 मीटर पहुंच चुकी है। तो उस केस में जो है पूछ रहे क्या होगा एट दैट पोजीशन, तो उस केस में जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी जिसे कहते हैं। तो उस केस में जो है यानी कि पूरे रास्ते भर क्या रहता है आपका एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट रहता है, बाकी वेलोसिटी और जो भी चीजें हैं बाकी क्या रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है। इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट देन द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द बॉडी राइजेस इज। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहां पर जो है हमारा ये हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला वाला है
कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। अगर आपके पास 4 वेक्टर हैं अलग अलग प्लेन्स में तो वो ऐसे मिनिमम वेक्टर हैं जो आपका रिजल्टेंट जो है वेक्टर का क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। आगे बस में फिर दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और पूछा है कि भाई ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, आप पहले क्या करोगे, ए और बी दोनों को प्लस करोगे। कैसे करोगे, आई वालों को एक साथ करोगे, जे वालों को एक साथ करोगे, के वालों को एक साथ करोगे। तो आई और 2i कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। जे और माइनस जे क्या हो जाएगा, 0j हो जाएगा। और 4k और 1k कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा। तो आपका जो ए प्लस बी वेक्टर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3i प्लस 5k। जे वाला तो टर्म हट गया 0j, तो यानी कि 3i प्लस 5k आ गया। ठीक है, अब 3i प्लस 5k जो है तीनों में है। आगे बात समझ में। अब ये हमारा a प्लस बी वेक्टर आया, अगर आप इसको इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास 3i प्लस 5k आया, तो जो आपको इसमें कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है, जैसे i के आगे 3 लगा हुआ है, k के आगे 5 लगा हुआ है, तो इन दोनों का स्क्वायर करो, उन दोनों को ऐड करो और रूट निकाल दो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 और 9 कितना होता है, 34, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसका रूट ले लो, रूट 34। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, यानी कि 3i प्लस 5k अपॉन अंडर रूट 34। इस तरीके से जो हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि a माइनस बी की डायरेक्शन में निकालो, तब आप a और b को माइनस कर देना। उस केस में क्या है, i को हम i माइनस 2i कर देंगे, फिर j माइनस माइनस j कर देंगे और k माइनस 4k कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी जो है 3 यूनिट वेक्टर हैं सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -3/2। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, वैसे भी आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना भाई, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस तरीके का वेक्टर है, एक पोलर वेक्टर है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि a और 0 का रिजल्टेंट क्या होगा। तो a कोई वेक्टर है और 0 को अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 वेक्टर। 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा 0 वेक्टर मिलता है, ना कि 0। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर विच एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर ए एंड बी विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। ठीक है, मतलब ये पूछा है ए और बी अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो अगर हम इनका सम निकाल दें तो ये इनका जो सम है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, वो इनमें से दोनों के मतलब अगर बराबर है तो क्या एंगल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि u दे रखा है आपको 3i प्लस 4j, और एक्सेलरेशन दे रखा है 0.4i प्लस 0.3j। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि स्पीड निकालो 10 सेकंड के बाद। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है इसमें स्पीड निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि अब देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है और आपसे टाइम पूछा है, यानी कि आप इससे क्या कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v आपको पता नहीं है, वो निकालना है। u आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, t आपको दे रखा है 10 सेकंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है। आप इसको सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर आपका जाएगा 7√2। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं। फिर एंगल बिटवीन वेलोसिटी ये भी छोड़ देते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, ये भी रहने देते हैं। फिर ये भी खास नहीं है। इफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, यानी कि एयर रेजिस्टेंस को हमने 0 मान लिया, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अ बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दे विल हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमने क्या करा, एक बुलेट को छोड़ा ऊपर से, छत पे आप खड़े हो गए, छत पे आपने क्या करा, एक बुलेट को या पत्थर को छोड़ दिया, और दूसरी बुलेट को हमने वहीं से क्या करा, हॉरिजॉन्टली फायर करा। हॉरिजॉन्टली मतलब एकदम सीधे। तो पूछ रहा है कि ये जब ग्राउंड पे गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, एक साथ गिरेंगे, ये चीज ध्यान रखना। मतलब आप अगर पत्थर को हिट करके फेंको या खाली छोड़ दो, दोनों में जो टाइम है वो बराबर ही लगेगा। आगे बस समझ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, ये आपके उस पे है,
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर हाँ, ये याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए किसके, मोशन इन अ प्लेन तो हो गया था, हाँ मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब देखो ये लॉज ऑफ मोशन पर आ गए हम लोग, 5th चैप्टर पे लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द। तो न्यूटन का पहला लॉ क्या बताता है भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था उस एग्जाम में, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के। तो न्यूटन का जो पहला लॉ बताता है, क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है, यानी कि ऐसी किसी भी चीज की प्रॉपर्टी जो उसके चेंज को रेजिस्ट करे, यानी कि ना वो उसको मूव करने दे, ना वो उसको अपने आप से रुकने दे, जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी लिंक टू टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। तो इनर्शिया एक तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताते हैं कि टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स से मतलब इंडिपेंडेंट होती है कोई भी चीज, क्यों, क्योंकि उसकी इनर्शिया की वजह से। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तब तक कोई बॉडी हिल नहीं सकती है, ना रुक सकती है, ठीक है। फिर ये रहने देते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिस, ये आपको पता होना चाहिए, इज सेम एज दैट ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। इम्पल्स का फॉर्मूला था फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी वही आपकी इम्पल्स की भी डायरेक्शन होगी, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर। अगर कोई भी चीज, कोई भी बॉडी जो है रुकी हुई है, तो उस पे जो सारे फोर्सेस का सम है, एक्सटर्नल फोर्सेस का, वो जीरो होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, ठीक है। When an elevator cabin falls down, the cabin and all the bodies fixed in the cabin are accelerated with respect to। तो अगर कोई भी एलिवेटर है, मतलब जैसे आपकी लिफ्ट जो होती है, वो अचानक से नीचे गिर जाए, तो उसमें जितनी भी मतलब जितनी भी चीजें हैं अंदर कैबिन में, तो उसका एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ। अगर कोई आदमी जो है अर्थ पे खड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसका एक्सेलरेशन देखा जाएगा, ठीक है। अ मंकी इज क्लाइंबिंग अप अ रोप, देन टेंशन इन द रोप। अगर कोई मंकी जो है एक रस्सी पर चढ़ रहा है, तो जो टेंशन होगा रोप में, ठीक है, टेंशन जो होगा रोप में क्या होगा, मस्ट बी इक्वल बाय द टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मंकी ऑन द रोप। यानी कि जितना मंकी उस रोप पर फोर्स लगा रहा होगा, उतने के ही बराबर उस रोप पर क्या है, टेंशन आएगा, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस। फिर हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया इन कॉन्टेक्ट, यानी कि फ्रिक्शन जो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। फिर नेक्स्ट है, ये इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अगर ये गलत भी होगा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ओके। फिर नेक्स्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे करता है। फिर ये पूछा है कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट चेंज, यानी कि अगर आप अप्लाई करने वाले फोर्स को डबल कर दो तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो चेंज नहीं होगा, ओके। फिर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हो कि इसमें से कौन सा जो वो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से, ओके। फिर इज एक्टिंग ऑन बॉडीज, ये छोड़ देते हैं। फिर हाँ, ये वाला, अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग टर्न इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई भी गाड़ी चल रही होती है या फिर कोई भी जो चीज है वो चल रही है रोड पर, तो जब वो मोड़ लेते हैं तो वो थोड़ा सा झुकते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं जिस तरफ आप मोड़ ले रहे हैं, क्यों, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उस गाड़ी को मोड़ने के लिए वो हमको मिल पाए, इसलिए जो है हम थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न। अब क्या होता है, कई बार ना जैसे गाड़ी बहुत तेज जा रही है, अचानक से मोड़ आ जाएगा, तो अचानक से मोड़ आएगा तो आप गाड़ी को नहीं मोड़ सकते, आपको मोड़ पर गाड़ी हल्की करनी ही पड़ेगी, और नहीं करोगे तो वो गाड़ी जो है सीधी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको जो है प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा वहां पे,
आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर जो है हमारे लॉज ऑफ मोशन के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। अब एक आखिरी चैप्टर है जो कि वर्क एनर्जी पावर, तो उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स। काफी इंपॉर्टेंट, ये पता है वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि जो आपने नेट फोर्स लगाया किसी भी पार्टिकल पे, वो उसके चेंज होता है, वो उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया वो उसके बराबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, ठीक है। एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, उनका मोमेंटम जो है बराबर है। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किस में होगी। अब देखो इसने बोला एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, उनका मोमेंटम बराबर है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हल्की चीज है तो उसका मास कम होगा और वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि इक्वल मोमेंटम है। मास कम तो वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि हमें कांस्टेंट रखना है, और मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम। तो लाइट वाला जो आपका सामान है या जो चीज है, बॉडी है, उसकी अगर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, नहीं उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है, तो वेलोसिटी अगर उसकी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। फिर है काइनेटिक एनर्जी विद एनी रेफरेंस मस्ट बी, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो होती है पॉजिटिव होती है, ना वो जीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। फिर मतलब विद एनी रेफरेंस, अगर किसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव इफ, तो कब पॉजिटिव होता है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, तो जब किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो तो जो फोर्स है उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैंने लेक्चर में बता रखा है, तो वो भी आप जो है अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर इसे छोड़ देते हैं, फिर ये भी रहने देते हैं, ठीक है। The engine of a vehicle delivers constant power if the vehicle is moving up the inclined plane, then its velocity, ठीक है, ये भी रहने देते हैं। अब बॉडी, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। When the force retards the motion of a body, the work done is, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मोशन जो रिटार्ड किया जा रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आप कभी भी किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है, अगर आप उसको दूसरी तरफ से आकर रोकने की कोशिश करो तो आपका जो वर्क डन है वो किस तरीके का होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स है वो आपकी नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो वो दूसरी डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नो वर्क एट ऑल। अगर कोई बंदा है वो दीवार को धक्का मार रहा है और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो उसका जो वर्क डन है जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, अ बॉय कैरिंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड इज वॉकिंग ऑन अ लेवल लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज डूइंग नो वर्क, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आपने कुली वाला एग्जांपल पढ़ा होगा, जब कुली जो है सामान ढो के चलता है सिर पे, तो हम ये बोलते हैं कि भाई उसने फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि थीटा उनके बीच का एंगल, थीटा अगर 90 हो गया तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी जो है आपकी जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, नो वर्क इज डन इफ, कोई भी काम नहीं किया गया है, किस केस में? पहला है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो मैंने आपको अभी बताया कुली वाले केस में जो होता है, या फिर जो इस एग्जांपल में था। फिर फोर्स इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये तीन ऐसे केसेस हैं जिस केसेस में जो होता है कि आपका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अ पार्टिकल इज टेकन राउंड अ सर्कल बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्सेस। अब देखो ये इन्होंने बोल दिया कि एक सर्कल में, मान लो आप एक सर्कल में क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, और आपने जहां से साइकिल चलाना स्टार्ट करी वहीं पर अगर आप रुक गए तो आपके द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया। आप जहां से स्टार्ट करे थे आप वहीं पर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये वर्क पावर एनर्जी के भी जो है न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 5 चैप्टर कर लिए, ऐसी 5 चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा उसके क्वेश्चंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये पढ़ लो क्वेश्चन सारे,
ठीक है। और जो मेरा क्लास 11 का वन शॉट लेक्चर है, क्लास 12 का वन शॉट लेक्चर है, और यूनिट्स मेजरमेंट का जो मैंने लेक्चर दे रखा है वो आप कर लो, तो इतना सफिशिएंट है आपके फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो बस आपको मुझे ही फॉलो करना है, इतना आप कर लो। लास्ट का बस एक हफ्ता रह गया, तो जितनी मेहनत हो सकती है आप कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।